सुबह का वक्त है। रमेश पूजा की थाल लेकर भोलेनाथ मंदिर जाता है और पूजा करता है। हमारे ऊपर कृपा करो भोलेनाथ, मैं गरीबी से बहुत परेशान हूँ। रमेश पूजा करके घर वापस आ जाता है। सुनो जी, राशन खत्म होने वाला है, कुछ व्यवस्था करो। ठीक है, आज मैं काम पर जाता हूँ, कुछ पैसों की जुगाड़ करता हूँ। रमेश काम पर जाता है। रास्ते में उसका दोस्त रामू मिल जाता है। रामू भाई, राम राम भाई। राम राम भाई, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। 4 दिन काम करता हूँ, 4 दिन बैठा रहता हूँ, सब बराबर हो जाता है। कोई उपाय बताओ रामू भाई। ऐसा क्यों नहीं कर लेते? एक ही रिक्शा ले लो, तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ले तो लूँ, पर रुपए नहीं है। अरे ठाकुर साहब से उधर रुपए ले लो, फिर उसी से कमा के रुपए चुका देना। ठीक ही कह रहे हो। अब शाम को रमेश घर वापस आता है। अपनी पत्नी सीमा से रिक्शा वाली बात बताता है। अगली सुबह ठाकुर साहब के घर जाता है। ठाकुर साहब, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। रमेश, मैं रुपए तो दे दूंगा, पर बदले में अपनी जमीन जमानत के रूप रखनी पड़ेगी। ठीक है ठाकुर साहब। रमेश शहर से जाकर रिक्शा ले आता है। कल सुबह भोलेनाथ के मंदिर जाकर पूजा करता है। रिक्शा चलते 1 महीना बीत जाता है। पैसा एक भी जमा नहीं कर पाता। सवारी बहुत कम मिलती है क्योंकि बारिश का मौसम है। पहले से ज्यादा अब परेशान हो गया है। सीमा, क्या करूं, पैसा एक भी इकट्ठा नहीं हो पाया है। ठाकुर साहब को रुपए भी देना है, जमीन गिरवी रखी है, क्या बताऊं। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु, तुम्हारा भक्त बहुत दुखी है। बहुत गरीबी, अन्याय और असमानता ने उसका तो जीवन कठिन कर दिया है। हाँ पार्वती, मुझे भी पृथ्वीवासियों के कष्टों की गूंज सुनाई दे रही है। मुझे स्वयं वहां जाकर देखना होगा। प्रभु, अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने दिव्य रूप में नहीं जाएं। बिल्कुल, मैं साधारण मानव के रूप में जाऊंगा। इस बार मैं एक रिक्शा चालक बनकर उनकी समस्याओं को समझूंगा। भोलेनाथ एक साधारण इंसान के रूप में गांव में आते हैं। वह फटे पुराने कपड़े और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। गांव की सड़कों पर चलते हुए उन्हें रमेश मिलता है, जो परेशान और उदास दिख रहा है। भाई, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? बाबूजी, रिक्शा चलाकर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। बेटी की पढ़ाई का खर्च अलग है, ऊपर से ठाकुर साहब का कर्ज भी चुकाना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भोलेनाथ रमेश से रिक्शा मांगते हैं और खुद रिक्शा चलाने का निर्णय लेते हैं। बाबूजी, आप रिक्शा कैसे चला पाएंगे? ये बहुत कठिन काम है। कठिनाई ही तो जीवन का असली अनुभव देती है। अब देखना, तुम्हारा कर्ज भी उतरेगा और बेटी की पढ़ाई भी जारी रहेगी। भोलेनाथ रिक्शा लेकर सवारी ढूंढने निकल पड़ते हैं। भोलेनाथ को उनकी पहली सवारी मिलती है, एक बुजुर्ग महिला जो मंदिर जाना चाहती है। बेटा, मंदिर तक ले चलोगे? हाँ मां जी, आइए। भोलेनाथ बड़े प्रेम और आदर के साथ महिला को मंदिर पहुंचाते हैं। वह महिला उन्हें धन्यवाद देती है और कुछ पैसे देती है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान तो सबका भला ही करते हैं। ठाकुर साहब रमेश को धमकी देते हुए नजर आते हैं। रमेश, अगर अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारा घर और रिक्शा दोनों ले लूंगा। इंसान को इंसान समझना चाहिए। ठाकुर साहब, दबाव और अन्याय से कुछ नहीं मिलता। आपका पैसा समय से मिल जाएगा, आप चिंता न करें। तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो? एक साधारण इंसान जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आया है। अब कुछ दिनों बाद अच्छी कमाई करते हैं भोलेनाथ। अब रमेश की बहुत सारा पैसा हो जाता है। फिर ठाकुर साहब का रुपया देने जाते हैं। लो ठाकुर साहब, अपना रुपया नहीं। ठाकुर साहब सोच में पड़ जाता है कि इतना रुपया आया। तहाँ से रमेश रुपए दे देता है। भोलेनाथ गांव वालों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। वह उन्हें समझाते हैं कि मिलजुल कर काम करने से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर हम सब एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती। आप सही कह रहे हैं, हम साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। संध्या गांव की पहली लड़की है जो पढ़ाई में पूरे जिले में प्रथम आती है। उसकी सफलता देखकर भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। पापा, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। नहीं बेटी, ये सब इन बाबूजी की वजह से हुआ है। सभी गांव वालों के सामने भोलेनाथ अपने रूप में आ जाते हैं। गांव वालों को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हम आपको कैसे धन्यवाद दें? धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, बस एक दूसरे का सहारा बनो।